हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपी दरोगा भर्ती 2025 में जो होने जा रही है, यानी जिसका एग्ज़ाम होने जा रहा है, उनमें जो मूल विधि के जितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दरोगा भर्ती के लिए, ठीक है। तो यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है ना, तो उसमें आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज हमारी ये दूसरी क्लास है मूल विधि से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में 20 प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग इसमें पर 21वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और बने रहिएगा पूरे सेशन में, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो 21वां हमारा प्रश्न लिखा है, यदि कोई सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई जिसको कहते हैं, आवेदक जन सूचना अधिकार के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह क्या कर सकता है। आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख 30 दिनों के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। तो जो क्यों लिखा है, 60 दिनों के भीतर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें जो लिखा है ऑप्शन की बात करें, केवल पी ऑप्शन सही है। बी की बात करेंगे तो पी और क्यू दोनों। सी की बात करेंगे तो केवल क्यू। डी की बात करेंगे ना तो पी और ना ही क्यू। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी केवल पी जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अनुसार यदि आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहली अपील दर्ज करा सकता है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है। पी वाला जो कथन है वो ये हमारा क्या है सही है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं सूचना का अधिकार जिसको आरटीआई कहते हैं, अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदक सादे कागज़ पर भी किया जा सकता है। और बी की बात करेंगे तो बी जो लिखा है इसमें, सूचना पाने के पीछे का क्या कारण है ना, सूचना प्राप्ति को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। ए की बात करेंगे तो केवल ए। बी की बात करेगा तो ए और बी दोनों। सी की बात करेगा तो ए और बी दोनों ही नहीं। डी की बात करेगा तो केवल बी। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों क्या है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी क्या लिखा है। इसमें जो लिखा है ध्यान से देखिए, भारतीय संसद ने वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया और 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ। सूचना प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति लिखित में हो या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी में या उस क्षेत्र को कि जिसमें आवेदन किया जा रहा है राजभाषा में ऐसी फीस के साथ आवेदन करेगा। सूचना के लिए अनुरोध करने के लिए आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य अन्य जो है व्यक्तिगत ब्यौरे को या सिवाय जो उसके संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। अतः जो हमारा विकल्प ए और बी जो है हमारा क्या है दोनों सही है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 23वां, सूचना का अधिकार जो है 2013 में नीचे दिया गया कौन सा अहम संशोधन किया गया था। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो फाइल टिप्पणियों की जानकारी को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखना। और बी की बात करेंगे तो बी जो इसमें लिखा है, राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाए और इसलिए वे सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी न आए, ठीक है। और ऑप्शन सी की बात करेंगे तो ए जो इसमें ऑप्शन जो लिखा है ए और बी दोनों। बी की बात करेंगे तो सिर्फ ए। सी की बात करेंगे तो ए और बी दोनों ही नहीं। और डी की बात करेंगे तो सिर्फ बी। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल बी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका, देख सकते हैं इसका डिस्कस भी क्या लिखा है, राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाए ताकि वे सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी न आए। यह सूचना संशोधन सूचना का अधिकार अधिनियम 2013 में किया गया था, अतः केवल जो है कथन क्या है तो बी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं 24वां, सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को निपटने से शक्ति किसको प्राप्त है। प्रधानमंत्री को है, केंद्र सरकार को है, भारत का राष्ट्रपति को है, सर्वोच्च न्यायालय को है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी केंद्र सरकार को जो है निपटने की शक्ति की प्राप्त है। ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में भी क्या लिखा है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 30 के अधीन इस अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किसके पास है, तो केंद्र सरकार के पास है इसकी शक्ति है। ठीक है, आगे 25वां देखिए ध्यान से। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होता है संपूर्ण भारतवर्ष में, जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में, जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी इसके बारे में हमारा ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये जो है संपूर्ण भारत में जो है लागू होता है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी क्या लिखा है। इसमें जो लिखा है ध्यान से, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में लागू होता था, किंतु 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में जो है लागू होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 26 निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त लोक सूचना अधिकार से मांगी जा सकती है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो कोई कॉलेज अथवा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमोदित है या नहीं। बी की बात करेगा तो सांसद या विधायक निधि का इस्तेमाल तथा ग्राम पंचायतों के व्यय का विवरण जो है इसमें बताना है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों ही नहीं है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों क्या है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो देखिए इसके बारे में डिस्कस। इसमें जो लिखा है, सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से कोई कॉलेज या पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमोदित है या नहीं, तथा सांसद या विधायक निधि का इस्तेमाल तथा ग्राम पंचायतों के व्यय का विवरण की सूचना मांगी जा सकती है। इस प्रकार जो कथन हमारा ए और बी दोनों क्या है तो सत्य है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 27वां। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है। 30 दिन में, 45 दिन में, 60 दिन में, कभी भी। तो इसका उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 दिन के अंतर्गत जो सूचना उपलब्ध कराना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें देखिए लिखा है, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी आवेदन प्राप्त करने के पश्चात यथाशीघ्र किंतु 30 दिनों के भीतर विहित शुल्क के भुगतान पर या तो सूचना देगा अथवा धारा 8 और 9 के अंतर्गत विहित कारणों के आधार पर इनकार कर देगा, किंतु जहाँ सूचना किसी व्यक्ति के प्राण एवं स्वतंत्रता से संबंधित है उसे आवेदन करने के पश्चात 48 घंटे के भीतर भी इसको प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 28वां। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि तीसरे पक्ष के हित शामिल हैं तो कितने अनिवार्य दिन के भीतर जन सूचना अधिकारी को आरटीआई का जवाब देना चाहिए। 30 दिन, 40 दिन, 10 दिन और 20 दिन। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 40 दिन के भीतर जो है आरटीआई को जवाब देना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलो देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी देखिए लिखा है ध्यान से। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 के अनुसार यदि तीसरे पक्ष में के हित में शामिल है तो 40 दिनों के भीतर जन सूचना अधिकार को आरटीआई का जवाब देना चाहिए। सूचनाएं निर्धारित समय में प्राप्त होती हैं। साधारण समस्या से संबंधित आवेदन 30 दिन, जीवन स्वतंत्रता से संबंधित 48 घंटे, मानव अधिकार से संबंधित 45 दिन। यदि आवेदन सहायक PIO में दिया गया तो सूचना 35 दिन के भीतर जो है इसको प्राप्त हो जानी चाहिए। ठीक है, तो सबका अपना अपना अलग है, अलग किसने कितने दिन को मिलना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से। अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचनार्थी को सूचना देने में असफल है तो उसे कहा जाता है सूचना स्थिर, अवमानना, मानित अस्वीकृति और समय समाप्त, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी उसको हम लोग बोलते हैं मानित अस्वीकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो मानित अस्वीकृति बोलते हैं। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी क्या लिखा है। लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचनार्थी को सूचना देने में अगर असमर्थ है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो मानित अस्वीकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानित अस्वीकृति के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। जन सूचना अधिकारी का दायित्व होता है कि वह 30 दिन अथवा जीवन व स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे के अंदर मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराए, है ना। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीसरा देखिए ध्यान से जो लिखा है।
इसमें लिखा है कि निम्न में से किसमें सूचना जो है कि प्रदान करने के लिए छूट है, सूचना प्रदान किए जाने से छूट है। ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, राज्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, रणनीतिक, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हित में न हो, उपयुक्त सभी। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस, देखिए ध्यान से जो लिखा है, इसमें जो लिखा है सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जिससे कुछ उपबंध 15 जून 2005 को लागू हुआ तथा शेष उपबंध 15 जून के 120वें दिन से लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत ऐसी सूचना प्रदान करने की मनाही है जिससे राज्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, रणनीतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हित में न होने वाली सूचना जो है। ठीक है, आगे जो 31 है, 31 प्रश्न देखिए ध्यान से जो लिखा है इसमें जो लिखा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो, सूचना की पहुंच और आसान और विशद हो, नागरिकों को समान हेतु, निजी हित अथवा सार्वजनिक हित से जुड़े मानकों से सूचना प्राप्त हो। डी की बात करेगा तो उपयुक्त सभी। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में रिव्यू डिस्कस क्या लिखा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य है कि सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो, सूचना की पहुंच आसान और विशद हो, साथ ही नागरिकों के समान हेतु के जुड़े मानकों में सूचना जो है प्राप्त हो। ठीक है, आगे 32 देखिए लिखा है, सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकार के कार्य में को बढ़ावा देना है, पारदर्शिता, जवाबदेही, केवल पी न तो पी और नहीं क्यू, केवल क्यू, केवल पी और क्यू दोनों, है ना। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी पी और क्यू दोनों क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी पारदर्शिता और जवाबदेही इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए इसके बारे में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना है, सरकार के काम में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है, सरकार को अधिक जवाबदेह बनाना है ना। आगे नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं, आगे जो हमारा 33 प्रश्न है देखिए ध्यान से, इनमें से कौन सा से निकाय सूचना का अधिकार आरटीआई के दायरे से में आता है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निर्देशालय, अनुसंधान विश्लेषण स्कंद। ऑप्शन ए जो है ए और सी, बी जो है ए और बी, सी जो लिखा है ए बी और सी में से कोई नहीं, और डी की बात करेगा तो इसमें लिखा है बी और सी। क्या लिखा है बी और सी। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए बी और सी में से जो है कोई नहीं इसमें आता है सूचना के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी क्या लिखा है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 के अनुसूची 2 में वर्णित संगठन जो सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई के दायरे से मुक्त है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो नारकोटिक्स कंट्रोलर ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय जिसको डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, तथा अनुसंधान विश्लेषण स्कंद जिसको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोलते हैं, रॉ बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए 34 चलिए देखिए इसमें 34 जो प्रश्न लिखा है ध्यान से। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील दर्ज करा सकती है। 45 दिन, 15 दिन, 60 दिन और 30 दिन। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 30 दिन के भीतर जो है अपील दर्ज करा सकती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी लोक सूचना अधिकार से सूचना न मिलने पर 30 दिनों के भीतर सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण में अपील दर्ज करा सकती है, यानी इसका जो राइट ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे 35 देखिए, यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो वह संविधान के अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय में किया जा सकता है। अनुच्छेद 236, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद जो है 32, है ना। तो इसमें कौन किसके अंतर्गत अपील कर सकता है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है हम लोग बोल सकते हैं, है ना। और अनुच्छेद 32 क्या बोलता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलता है, जिसको जो है भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है संविधान की आत्मा के नाम से इसको जाना जाता है, कहा था। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अतः यदि किसी नागरिक को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत
अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो वह संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 36 जो लिखा है ध्यान से, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में की स्थापना की गई थी। इसका काम उन लोगों को शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना प्रार्थना जमा नहीं कर पाए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो लोकायुक्त, बी की बात करेगा तो सूचना अधिकार अदालत, सी की बात करेगा तो केंद्रीय सूचना आयोग, डी की बात करेगा तो लोक अदालत, है ना। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी केंद्रीय सूचना आयोग जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस भी देखिए ध्यान से लिखा है। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। इसका काम उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है जो किसी भी लोक सूचना अधिकारी के पास किसी अपनी सूचना प्रार्थना जमा नहीं कर पाए, है ना, तो उसके लिए ये सब चीज़ें। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 37 देखिए, यदि एक नागरिक के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय का इस्तेमाल समाप्त हो जाता है तो वह संविधान के अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। यानी किसके अंदर जा सकता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 184 और अनुच्छेद जो 226, यानी किसके अंदर का जो है वो न्यायालय में जा सकता है? तो वो जो है अनुच्छेद 226 के अंदर का जो है न्यायालय में क्या कर सकता है? जा सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 226 का होता क्या है देखिए ध्यान से, उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 26 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार, परीक्षा संबंधी रीट मिलने का अधिकार, यानी 5 तरीके से रीट होता है। किंतु जहां उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रीट निकाल सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मूल अधिकार सहित एवं अन्य विधिक अधिकारों को प्रभावित करने के लिए रीटों को निकाल सकता है। ठीक है, और इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो इस प्रकार सूचना का जो अधिकार अधिनियम होता है वो क्या करता है कि तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय का इस्तेमाल समाप्त हो जाता है तो वह संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे 38 हम लोग बात करते हैं। 38 देखिए ध्यान से लिखा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब अधिनियमित हुआ था? 26 नवंबर 2000, 5 जून 2000, 9 जून 2000, 17 अक्टूबर 2000, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी सूचना जो प्रौद्योगिकी अधिनियम है ये कब अधिनियमित हुआ था? तो ये जो है 9 जून 2000 को जो है अधिनियमित हुआ था, जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं। आगे जो लिखा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ था? 3 जून 2000, 5 जून 2000 और इसमें 11 अक्टूबर 2000, 17 अक्टूबर 2000। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 17 अक्टूबर 2000 को जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है ये लागू हुआ था। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 40 वर्ष में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रमुख संशोधनों को आईटी अधिनियम के रूप में पेश किया गया था। सन 2010 में, सन 2015 में, सन 2008 में, सन 2019 में। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 2008 में जो है इसको जो है पेश किया गया था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी ध्यान से लिखा है। क्या लिखा है इसमें? जो लिखा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को और अधिक प्रभावशाली बनाने में, यानी आईटी उद्योगों को बढ़ावा देने में, ई कॉमर्स को विनियमित करने और ई गवर्नेंस सुविधा के विस्तार और साइबर अपराध के नियंत्रण के लिए वर्ष 2008 में जो है आईटी संशोधन के विधेयक के रूप में भारतीय संसद में पेश किया गया था और यह जो संशोधन है 27 अक्टूबर 2009 को जो है लागू किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो हमारी लास्ट प्रश्न था जिसमें हमने जो है आज भी 20 प्रश्नों को देखा है ना। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है और ये आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इसको ज़रूर करके बताएं ना। तो ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।